हमारे अभिभावक की भूमिका निभा रहे प्रोफेसर मनोज कुमार सर और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे उमेश जी एवं मुझे इस स्क्रीन पर दिख रहे मेरे जितने भी साथी हैं, जिसमें साकेत जी हैं, सीमा जी हैं, मनोज जी हैं, देशराज जी हैं, उन सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस अवसर पर मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हो सकूं और अपनी बात रख सकूं, बात के संदर्भ में। मुझे याद आता है कि पिछले कुछ सालों में जब मनोज सर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, लगभग हर साल हम बा की पुण्यतिथि मनाया करते थे। और ख़ास तौर पर यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब हम बा बापू की 150वीं जयंती मना रहे थे। और उस दौरान हमारे मन में ये विचार मनोज सर ने पैदा किया कि सिर्फ बापू के प्रति नहीं बल्कि बा के प्रति भी हमें उतना ही सम्मानजनक रवैया अपनाना चाहिए। और सिर्फ बापू 150 के नहीं हुए हैं बल्कि बा भी 150 वर्ष पूरे कर रही हैं। और यह विचार उन्होंने जिस व्यक्ति को दिया वो CSDS के निदेशक थे, ज्ञान जी। और उस विचार को वो MHRD तक लेके गए, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से। और MHRD में जाकर उन्होंने ये प्रस्ताव रखा मनोज सर के सलाह पर कि बा बापू जयंती मनाई जानी चाहिए। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बा बापू जयंती जो 150वीं जयंती जो पूरे हिंदुस्तान में मनाई गई, उसका श्रेय मनोज सर को जाता है, क्योंकि यहीं से उन्होंने इस बहस की शुरुआत की थी। तो आज के अवसर पर भी मैं मनोज सर के सानिध्य में ये बात कह रही हूँ। ये बात मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मनोज सर एक सिर्फ अकेडमिक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह की भूमिका का निर्वहन करते आए हैं वर्धा विश्वविद्यालय में और हम सब के जीवन में, हम सब के जीवन के ऊपर उनकी गहरी छाप है। क्योंकि जब भी हम कभी डगमगाते हैं अपने उसूलों से, जब भी हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, उस समय निर्देश देने के लिए हमारे बीच मनोज सर होते हैं। अभी वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब वो अकादमिक दुनिया में, रिसर्चर की दुनिया में और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से सक्रिय हैं, वह देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी रिटायर नहीं होता है। और मनोज सर उसके मिसाल हैं। आज जिस अवसर पर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और उन्होंने बिल्कुल आदेशात्मक लहजे में मुझे कहा कि आपको बात रखनी है अपनी। मैंने पूछा सर किससे रखनी है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो मुझे 5 मिनट पहले सर ने बताया कि मेरा ऑडियंस कौन है और किसको मैं एड्रेस करने जा रही हूँ। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप सब लोगों के सामने बैठी हूँ। और मैं मूलतः भागलपुर से ही हूँ, तो आपके शहर की ही हूँ। वर्धा में थी, लेकिन फिलहाल मैं प्रयागराज रीजनल सेंटर पे वुमेन्स स्टडी डिपार्टमेंट को चेयर कर रही हूँ और यहीं से हमारे विभाग का काम चल रहा है। आज का जो अवसर है वह अवसर, जैसा कि मनोज सर ने अपनी प्रस्ताविकी में कहा कि बा के प्रति एक खास किस्म का उपेक्षापूर्ण बर्ताव, बा के प्रति एक खास किस्म की उदासी, बा के प्रति एक खास किस्म की अदृश्यता का भाव, उन्हें अदृश्य कर देने का भाव। मामला सिर्फ इतना ही नहीं, मामला उनकी दृष्टि में यह भी है कि महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं समसामयिक संदर्भों में, तब भी महात्मा गांधी के आलोचना के बिंदु के रूप में हम बा और बापू के बीच के जो संबंध हैं, बा के साथ उनका जो रवैया है या बा का व्यक्तित्व उन्होंने किस तरह से गढ़ा, इन सब चीज़ों के को प्रस्थान बिंदु के रूप में लेते हैं। और उसके आधार पर हम महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। और कई बार यह करते हुए जाने अनजाने हम बापू के प्रति असहिष्णु हो रहे हैं। बा के प्रति तो हो ही रहे हैं, क्योंकि बा हमारी खुद की भी जो समझ है कि बा एक बहुत ही कम पढ़ी लिखी एक घरेलू महिला थी, बहुत ही कमजोर महिला थी और जो बापू के छाये में रही और बापू के संरक्षण में उन्होंने अपना काम किया। यह जो समझ हमारी बन रही है, वह भी समझ जाने अनजाने बा के बारे में भी गलत बन रही है, क्योंकि बा अपने आप में ऐसी महिला बिल्कुल भी नहीं थी। पिछले 15 साल से पढ़ते पढ़ाते, और मैं गांधीवादी दर्शन के विद्यार्थी हूँ, नारीवादी होने के बावजूद मेरी गांधीवादी दर्शन में बहुत गहरी आस्था है। इसलिए मैं गांधी को बहुत अलग तरीके से समझती हूँ। खासतौर पर एक स्त्रीवादी व्यक्ति अपने जो उसके विषय का प्रस्थान बिंदु है, जब वहाँ से महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को मूल्यांकन करता है या महात्मा गांधी के साथ जो जुड़ी महिलाएं थी उनका जो मूल्यांकन करने में बैठती हूँ, तो मुझे बापू से ज़्यादा रिवोल्यूशनरी कोई दिखता ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति न तो हुआ और न होगा, ये बिल्कुल सच बात है। और यह जो उनके प्रति मेरी राय है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को किस हाइट पर पहुंचाया और किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई, इसलिए भी है क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ महिलाओं के लिए बहुत ही
विपरीत थी। महिलाओं के लिए कभी भी भारत का वातावरण बहुत ही सहिष्णु या बहुत ही उन्हें सम्मानजनक दर्जा देने वाला रहा हो, ऐसा नहीं। और वैसी स्थिति में महिलाओं के पक्ष से महात्मा गांधी ने जिस समय में जो भूमिकाएं अदा की, महिलाओं के बारे में जो उनके विचार थे, या पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जिस तरह से महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया, उसको प्रोत्साहित किया, और उनके आह्वान पर आज़ादी के आंदोलन में महिलाएं जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रही थी, वो अपने आप में जस्ट फैबुलस, उसको सिर्फ फैबुलस कहा जा सकता है कि वो कल्पनातीत था कि आप इस तरह कि किसी आंदोलन की कल्पना यहाँ कर रहे हैं जहाँ आज़ादी के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं, घूंघट में उतर रही हैं, कम उम्र की महिलाएं उतर रही हैं, बुजुर्ग महिलाएं उतर रही हैं, हर जाति, हर धर्म, हर कोटि, हर आयु वर्ग की महिलाएं पूरे स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आपको दिखती हैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय। और यह शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना थी जिसमें महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुई। तो जब मैं गांधी का मूल्यांकन करती हूँ तो मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं रह जाता। व्यक्ति के आधार पर यदि हम उनके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे तो उनके जो बाकी के कार्य थे, उनके जो विचार थे, उसमें हमें कई सारी समस्याएं नजर आ सकती हैं। और ये बेहतर बात है कि किसी व्यक्ति को हम कैनोनाइज्ड न करें, क्योंकि अंततः वो व्यक्ति होता है, और जब व्यक्ति के आधार पर उसका मूल्यांकन हम करते हैं तो उसकी भी सीमाएं हैं। लेकिन जब किसी विचार की हम समीक्षा करने बैठते हैं तो विचार की व्यापकता, विचार की सार्वभौमिकता और विचार के दायरे में आए हुए लोग, उसके आधार पर जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो शायद यह उसके साथ बढ़ती गई सबसे निरपेक्ष सम्मान उसके प्रति होता है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं। तो महात्मा गांधी के संदर्भ में भी बात करते हुए हम इसी तरह के प्रस्थान बिंदु के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज मैं सिर्फ कस्तूरबा पे ही बात नहीं करूँगी, कस्तूरबा की पुण्यतिथि है और हम कस्तूरबा और बापू पे बात करने जा रहे हैं, कस्तूरबा गांधी पे बात करने जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना कर देने से काम नहीं चलेगा, जैसा कि हमारे संचालक महोदय ने कहा कि अगर आप मुझसे कुछ और अपेक्षा कर रहे हैं तो सिर्फ कस्तूरबा के बारे में इंफॉर्मेशन देने से तो काम चलेगा नहीं कि आज़ादी के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को जिस तरह से गांधी ने लीड किया, जिस तरीके से उसका नेतृत्व किया और उसके मूल्यों और आदर्शों का स्त्रीकरण कर दिया। अंग्रेजी में हम कहते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, वो क्या था। और गांधी के उन दो मूल्यों जिसको हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं, सत्य और अहिंसा को गांधी ने किस तरह से स्त्रियों के साथ एसोसिएट कर दिया, और इस एसोसिएशन का ही नतीजा था कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो प्रस्थान बिंदु क्या है, वो किस तरह के विचार से ये सब बातें निकल कर आ रही हैं, और उसमें कस्तूरबा का अपना रोल क्या है, कैसे उसको वो जिसको कहते हैं कि कस्तूरबा नेतृत्व कर रही है। कस्तूरबा कहीं पर भी गांधी के कम नहीं है, न तो गांधी के पीछे खड़ी है, वो गांधी के साथ खड़ी है। हाँ, तो गांधी के साथ खड़े होने का जो भाव है, वह भाव अगर हम ठीक ढंग से समझ पाए तो इतिहास में भी और भविष्य में भी कस्तूरबा के साथ हम न्याय कर पाएंगे। और न सिर्फ कस्तूरबा के साथ, बल्कि उनके साथ जो उनके समकालीन जितनी भी महिलाएं थी, उन सभी महिलाओं के साथ हम न्याय कर पाने की स्थिति में है कि उनका क्या योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रहा। बस मुश्किल है, इसलिए भी परीक्षा है। तो बात शुरू करते हैं 1919 से। 1919 के पहले की जो बात है, उस यात्रा में पूरे समाज सुधार आंदोलन की यात्रा है। 19वीं 20वीं शताब्दी का भारत और उस भारत में महिला प्रश्नों का उदय, और महिला प्रश्नों के उदय का इतिहास हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रवाद के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। एक अंग्रेज विद्वान हुए जिनका नाम था जेम्स मिल, और उन्होंने एक किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उस किताब में उन्होंने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की आलोचना प्रस्तुत की, और यह कहते हुए एक तरह से हमारा मजाक उड़ाया कि दरअसल भारत जैसे देशों को हमारा उपनिवेश बने रहने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वह हमसे कमतर है, हमसे दोयम है, और सभ्यता और संस्कृति के मामले में जो पूरब के देश हैं उनको पश्चिम के देशों से अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। खास तौर पर एक ऐसा देश जहाँ पर स्त्रियों को जलाया जाता है,
जहाँ पर स्त्रियों के बचपन में ही शादी कर दी जाती है, जहाँ पर स्त्रियों को ताजीवन वैधव्य को धारण किए रहने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ऐसा हिंदुस्तान जो स्त्री पुरुष संबंधों में निहायत असमानता मूलक, निहायत शोषणकारी देश है, उस देश को अभी आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं। उनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, सभ्यता और संस्कृति की। और यह एक ऐसी बात थी जिस बात को स्वीकार करना भारतीयों के लिए संभव नहीं था, क्योंकि एक स्तर पर प्लासी के युद्ध के बाद हमने ये तो मान लिया था कि हम आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर अंग्रेज़ों के गुलाम हो चुके हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर और अपने अंदरूनी मामलों में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप या अंग्रेज़ों की टिप्पणी के लिए हम तैयार नहीं थे। तो एक तरह से भारत का जो बौद्धिक तबका था उसके पुरुषत्व पे यह एक तरह का प्रहार था। एक आहत पुरुषत्व के रूप में भारतीय सामाजिक चिंतक और समाज सुधारकों ने जेम्स मिल साहब की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की कि आप जिस तरह से हमारी महिलाओं को देख रहे हैं, हमारी महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, या हमारे समाज और संस्कृति के संदर्भ में जिस तरह की आपत्तिजनक व्यंग्यात्मक लहजे में आपने बात कही है, हमारा हिंदुस्तान वैसा नहीं है और नहीं हम अपनी औरतों के साथ यह बर्ताव करेंगे। और यहाँ से शुरू हुआ हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के पनपने की मुहिम, और एक तरह से कह सकते हैं कि स्त्री प्रश्नों के साथ ही यहाँ राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। और स्त्री प्रश्नों के अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारा उपनिवेशक है वो भी स्त्रियों को सामने रखकर हमें डिमोरलाइज कर रहा है, और जो हमारे चिंतक हैं वो भी स्त्रियों को सामने रखकर अपने को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबा इतिहास है कि किस तरह से भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में, चाहे वह महिलाओं को आधुनिक करने की प्रक्रिया रही हो, महिलाओं का सुधार करने की स्थितियाँ पैदा की गई हो, जिसमें समाज सुधारकों को अंग्रेज़ों द्वारा दी गई इस टिप्पणी में वो नज़र आया कि हाँ ये प्रॉब्लम तो है, एक समस्या नज़र आई, और उन्हें अपने समाज की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता को महसूस करके उन्होंने विधवा पुनर्विवाह कानून बनवाए, सती निरोधक कानून बनवाया, बाल विवाह को अबेंडन किया गया। इस तरह के तमाम जो हमारे यहाँ की जो कुप्रथाएँ थी, कुरीतियाँ थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया, और उसके पीछे मंशा यह थी कि हम अपने समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार करें। तो जितनी भी प्रतिक्रियाएं राष्ट्रवादी जिसको कहते हैं लिबास में हमारे सामने थी, उन सभी प्रतिक्रियाओं ने अपने अपने ढंग से स्त्री प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया। किसी ने स्त्रियों को आधुनिक करने का प्रयास किया, किसी ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया, किसी ने बहुत ही कट्टर तरीके से स्त्रियों को, खास तौर पर हिंदू स्त्रियों को देवी के समकक्ष लाकर खड़ा किया। और वो तमाम इंडोलॉजिस्ट विद्वान जो कि एक ओरिएंटल डिस्कोर्स और ओरिएंटल माइंडसेट के साथ भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है, और महिलाओं के साथ शोषण करने या उनका उत्पीड़न करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हम तो स्त्रियों को देवियों का स्थान देते आ रहे हैं। तो वो पुरुषों से कमतर कैसे हो सकती हैं जिस समाज में स्त्रियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। तो जहाँ देवियों की, स्त्रियों की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इस लाइन के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, और उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि हमारे समाज में जो पूरा जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में आपको अनेक ऐसी प्रतिनिधि महिलाएं मिलेंगी जो कि शास्त्रार्थ करती थी, जिनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, जो युद्ध करती थी, और हमारे समाज में औरतों को बहुत श्रेष्ठ दर्जा प्राप्त था। लेकिन जो कुछ भी बिगड़ा साहब, वो बिगड़ा मुगलों के आने के बाद। तो जिन कुरीतियों की चर्चा आप कर रहे हैं, हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वह हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति का मूल हिस्सा नहीं, बल्कि मुगलों से अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए हमने पर्दा प्रथा की शुरुआत की, हमने सती प्रथा की शुरुआत की, हमने विधवाओं के लिए आश्रम खोले, और इस तरह की तमाम चीज़ें, बाल विवाह को प्रोत्साहित किया गया, क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो थी वो एबडक्ट कर ली जाती थी। तो विवाह होने के बाद बच्चियों को अडॉप्ट करने की संभावनाएं कम हो जाती थी, इसीलिए बाल विवाह जैसी कुप्रथा को एक्सेप्ट किया गया। तो हम मानते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम है, लेकिन यह हिंदू सभ्यता या हिंदू धर्म की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुसलमानों के आने के कारण हमारे समाज में इस तरह की प्रॉब्लम्स पैदा हुई, जिसके कारण इस तरह की कुरीतियों का जन्म। तो एक तबका था जो एक अदर कर रहा था, और उसने कहा कि और यही जो स्त्री है जो इतनी शोषित, इतनी उत्पीड़ित है, यही हमारी भारत में,
और इस भारत माता को हमको अंग्रेजों से मुक्ति दिलानी है। और इस भारत माता की यह जो दुर्दशा है यह मुगलों ने की है। तो एक तरफ मुगल उनके एनिमी के रूप में उभर कर आए, मुस्लिम शासक जो थे वो उनकी एनिमी के रूप में उभर के आए, और दूसरे जो अंग्रेज उपनिवेशक थे वह उनके एनिमी के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट में खड़े थे कि हमको आपसे भी करना है। तो इस देश को आज़ाद कराना है, हमारी भारत माता जो है उनको आज़ाद कराना है। और भारत माता का जो रूपक गढ़ा गया, उनकी जो छवि हम सब ने बचपन से देखी, हमारे दिमाग में भारत माता आज भी बनारसी साड़ी पहनी हुई, सोने के जेवरों से लदी हुई लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति। प्रश्न बता दीजिए, क्या पूछना है सर? तो वह एक आर्य समाजी हिंदू स्त्री थी जो भारत माता के रूप में, उनके प्रतिरूप के रूप में हमारे सामने पेश की गई। और हमारे बाल मन में, हम सब के दिमाग में जिस स्त्री को भारत माता के रूप में गढ़ा गया वह विशुद्ध आर्यन हिंदू स्त्री थी। हमारी भारत माता ने कभी मुस्लिम लिबास नहीं धारण किया, हमारी भारत माता ने कभी गाउन भी नहीं पहना, हमारी भारत माता सिक्किम भी नहीं थी, हमारी भारत माता जो थी वो लक्ष्मी जी की बहन थी। तो यह जो प्रतिरूप था यह हम सबके मानस में बसा हुआ प्रतिरूप था कि ये भारत माता है, और इनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाइयों को मिलजुल के और भारत माता को आज़ादी दिलानी है। लेकिन अंततः यह जो हिंदुस्तान है वह हिंदुओं का है, यह जो माता है वह हिंदुओं की है, और जो स्त्री है, जो आदर्श स्त्री है, वह एक हिंदू आदर्श स्त्री है जिसको आपने अभी तक ठीक से समझा नहीं है और आप इसकी गलत व्याख्या करते हैं। तो इस स्त्री जिसका कि हम सम्मान करते आए हैं उसको हमें आपसे भी मुक्ति दिलानी। एक यह विमर्श था, और चौथा जो विमर्श था वह विमर्श था कि किस तरीके से महिलाओं की स्थिति में उनको शिक्षित करके, उनको आगे बढ़ा के उनकी स्थिति में सुधार। क्या सर, कैसा अटक गई? आवाज शुरू करें, कट हो गया है। सुप्रिया जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई है। करेक्ट कर लेंगे, टेक्नोलॉजी है, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। मैसेज डाल दीजिए। सर आप लोग को मोबाइल नंबर तो आ गया होगा, हम काटेंगे तो हम फिर जोड़ नहीं सकेंगे, दिक्कत हो जाएगी क्या? हाँ सुप्रिया जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। अनम्यूट करें। यही ऑनलाइन की एक कठिनाई है। सॉरी सर, यहाँ लाइट चली गई है, अच्छा, तो उसकी वजह से मैं चलिए मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। तो ये एक धारणा थी जो कि भारतीय स्त्रियों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में दी जा रही थी, और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा जो महात्मा गांधी ने दी। महात्मा गांधी की दृष्टि में स्त्रियां न तो अबला थी, न तो सबला थी, न तो स्त्रियों का सुधार किए जाने की आवश्यकता थी, और न ही स्त्रियों को आधुनिक किए जाने की आवश्यकता थी, बल्कि स्त्रियां भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करता थी। और यह जो पहली परिभाषा महात्मा गांधी ने स्त्रियों के संदर्भ में दी, वह अपने आप में अनूठी इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए और दक्षिण अफ्रीका से जब मैं भारत वापस आया, उस दौरान जिन दो औरतों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में, मेरे विचारों के बनने की पूरी प्रक्रिया में, जिन दो औरतों का योगदान रहा, उसमें एक थी मेरी माँ पुतलीबाई और दूसरी मेरी पत्नी कस्तूरबा। और इन दो लोगों से मैंने दरअसल जो सत्य और अहिंसा का मूल्य है वो इन दो स्त्रियों से सीखा है। सत्याग्रह के मूल्य मैंने कस्तूरबा से सीखे हैं। हाँ, और एक तरीके से मेरी पूरी विचार यात्रा में इन दोनों महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसके आधार पर, इनके साथ जो मेरे जीवन अनुभव हैं, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि यदि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी जानी है तो निश्चित तौर पर उसका नेतृत्व महिलाएं ही करेंगी। क्यों? क्योंकि जिन मूल्यों के आधार पर हम स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर आगे बढ़ेंगे वो सत्य और अहिंसा के मूल्य हैं, और सत्य और अहिंसा के मूल्य को लेकर आगे बढ़ने का जो आग्रह है, जिसे गांधी सत्याग्रह के रूप में व्याख्यायित करते हैं और पूरे आंदोलन को वो सत्याग्रही आंदोलन में बदलते हैं, यह आग्रह पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। इसलिए महिलाएं बेहतर सैनिक हो सकती हैं और हमारी नेतृत्वकर्ता हो सकती हैं।
और इस बात को और विस्तार देते हुए वो कहते हैं कि हमारे समाज की जो पूरी दुनिया है, भारतीय समाज की जो दुनिया है, वह घर और बाहर के दायरों में बटी हुई दुनिया है। घर एक ऐसी दुनिया जहाँ पे धर्म है, आध्यात्म है, संस्कृति है और उसकी रक्षक के रूप में स्त्रियां हैं। एक दूसरी दुनिया है जो सार्वजनिक दुनिया है, जहाँ पर अर्थ है, व्यापार है, राजनीति है, प्रदूषण है। तो बाहर की जो दुनिया है उसमें पुरुषों का आना जाना अधिक है और बाहर की जो दुनिया है वह लोभ, झूठ, फरेब, असत्य की दुनिया है, वह व्यसन की दुनिया है। और भारतीय पुरुष जो हैं वह व्यसन के शिकार हैं। व्यसन किसी भी तरह का हो सकता है, वह नशे के शिकार हैं, वो वेश्यावृत्ति के शिकार हैं और इस तरह के कई व्यसन जिसका सार्वजनिक दुनिया में वो सामना करते हैं, उससे बहुत देर तक वह रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर वह दृढ़ता नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अपने आप को उन व्यसनों से दूर रख सके। इसलिए उनका अपने ऊपर आत्मनियंत्रण नहीं है, उनकी इंद्रियों पर उनका वश नहीं है और इसके कारण वह इतने कठोर मूल्य, जिसको हम अहिंसा का मूल्य कह रहे हैं, जिसको हम सत्य का मूल्य कह रहे हैं, उस मूल्य को लेकर आगे बढ़ने की क्षमता भारतीय समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक है। इसलिए क्योंकि महिलाएं अपने सत्य के साथ टिकी रहती है। महिलाओं की जो दुनिया है वह सीमित दुनिया है, वह घर की दुनिया है और घर की दुनिया होने के कारण महिलाओं की आवश्यकताएं कम है। महिला जिसको कहता है सिंघम अपनी फिल्म में कि मेरे जमीर में दम है इसलिए क्योंकि मेरी जरूरतें कम हैं, तो ये बात गांधी महिलाओं के संदर्भ में 1919 में कह रहे हैं कि महिलाओं के जमीर में इसीलिए दम है क्योंकि महिलाओं की जरूरतें कम है। और उन कम जरूरतों के लिए महिलाएं जिस आग्रह के साथ खड़ी होती हैं, उस आग्रह को पुरुष कभी कैरी नहीं कर सकता है। कैकेयी जैसी पात्र, जिसको हमारे आख्यानों में एक नेगेटिव पात्र के रूप में नरेट किया गया है, वो कैकेयी को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि चाहे वह कैकेयी हो या उसके जैसी कोई भी स्त्री, चाहे वह द्रौपदी हो, कैकेयी हो, उस तरह की तमाम स्त्रियां जिनकी मांगों को हमने गलत साबित कर दिया कि कैकेयी ने दशरथ से जो कुछ भी मांगा वो गलत था और वो एक त्रियाहट था और उस त्रियाहट के लिए उसने कोप भवन में जाना स्वीकार कर लिया और एक तरीके से त्रियाहट करके दशरथ को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर दिया और अंततः दशरथ जो है वो पराजित हो गए। वो कहते हैं कि स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला यह जो त्रियाहट है, दरअसल मैं इसे सत्य के आग्रह के रूप में कि स्त्रियां अपने सत्य के साथ कितनी दृढ़ता के साथ खड़ी होती हैं। वह मांग चाहे एक छोटी सी साड़ी की ही क्यों न हो, लेकिन जब तक वह पूरी नहीं होगी स्त्रियां न भोजन करेंगी, न पानी पिएंगी, न किसी से बात करेंगी और अपने आप को एक कमरे में बंद कर देंगी। और वह तभी आग्रह खत्म होगा जबकि स्त्रियों की मांग पूरी हो। तो आप ये बताइए कि इतनी छोटी सी मांग के लिए जो व्यक्ति इतने सत्य और इतनी दृढ़ता के साथ खड़ा हो सकता है, स्वतंत्रता जैसे आंदोलन के लिए इस मूल्य के साथ महिलाएं कितनी निर्भयता और कितनी दृढ़ता के साथ खड़ी होंगी। तो सत्य की जो ताकत है, सत्य में जो क्षमता है, उसे कैरी करने का जो अधिकार है की जो क्षमता है, वह हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति के पास पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। इसीलिए महिलाएं आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करेंगी, सत्य के गुण को लेकर महिलाएं आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात वो अहिंसा के संदर्भ में कहते हैं कि अहिंसा भारतीय स्त्रियों का मूल स्वभाव है। वह मूल स्वभाव इसलिए है क्योंकि भारतीय स्त्रियां माँ, ममता और वात्सल्य के गुणों से लैस है। जो स्त्री एक बार माँ बन जाती है वह अपने बच्चे के प्रति तो सहिष्णु होती ही है, अपने बच्चे के प्रति तो उसका वात्सल्य भाव होता ही है, लेकिन माँ शब्द को हमारे समाज में जिस रूप में देखा गया है, वह माँ दूसरे के बच्चों के प्रति भी उतनी ही सहिष्णु होती है और उसके अंदर ममता और वात्सल्य का यह जो भाव है, यह भाव उसे अहिंसक बनाता है। तो वह किसी के प्रति कभी भी हिंसक नहीं हो सकती और इस बात को बहुत सुंदरता के साथ वह अपने व्याख्यानों में प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह एक अहिंसक सामाजिक व्यक्ति के रूप में सत्य की निष्ठा के साथ और सत्य के मूल्य के साथ खड़े होने का श्रेष्ठतम भाव यदि भारतीय समाज में किसी के पास है तो वह भारतीय स्त्री है। इसलिए उसे विक्टोरियन वुमेन से न तो कुछ नकल करने की जरूरत है, न तो कुछ सीखने की जरूरत है, न तो उसे खुद को कमतर समझने की जरूरत है और न ही उसे अपने आप को बदलने की जरूरत है, बल्कि पश्चिमी स्त्रियों को भारतीय स्त्रियों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो नैतिक साहस, जिस नैतिक साहस के आधार पर, जिस मूल्य के आधार पर यह आजादी की लड़ाई लड़ी जानी है, वह नैतिक साहस पाश्चात्य स्त्रियों के पास भी नहीं है।
वह सिर्फ भारतीय स्त्रियों के पास है, इसीलिए वो एक बेहतर नेतृत्व करता है। अब आप सोचिए कि गांधी यह बात 1919 में कह रहे हैं, जिस वक्त हमारे समाज में महिलाओं का घरों के बाहर निकलना कल्पना के परे की बात थी कि कोई महिला घर के बाहर निकल के और अपनी बात कह रही है, या एक छोटी सी आवश्यकता के लिए भी वो बिना अपने पुरुष के उस घर में जा रही है, बाहर की दुनिया में जा रही है। यह अपने आप में उस महिला के लिए बहुत ही बड़ी बात है। लाइट आ गई है, एक सेकंड। तो एक ऐसा समाज गांधी कल्पना कर रहे हैं जिस समाज में पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं जो हैं वह उस आंदोलन का नेतृत्व करेंगी। और गांधी 1909 के बाद भारतीय स्त्रियों के अंदर जिस तरह की आत्म छवि निर्मित कर रहे हैं, जिस तरह का आत्मविश्वास निर्मित कर रहे हैं, जिस तरह की एक नई किस्म की भारतीय स्त्री वो गढ़ रहे हैं, एक ऐसी भारतीय स्त्री जिसके कंधों पर पूरे देश की स्वतंत्रता का भार है, ऐसी स्त्री की कल्पना जो न पहले की गई न जो बाद में की गई है, उस स्त्री की कल्पना का स्रोत वो कस्तूरबा था। वो ये कहते हैं कि मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक स्त्री को इस रूप में अनुभव किया। एक ऐसी स्त्री जो मेरे साथ जोहान्सबर्ग जा रही है, मेरे साथ अफ्रीका जा रही है, एक ऐसी स्त्री जिसको मैं घर आकर कहता हूँ, बचपन की बात तो छोड़ दीजिए कि कस्तूरबा बापू की शादी कैसे हुई और किस तरह के उनके रिश्ते हैं, ये सब तो इन्फॉर्मेटिव नॉलेज है, आप लोगों को सब पता है। लेकिन मूल्यगत स्तर पर जिन चीज़ों को वो कस्तूरबा के संदर्भ में बिल्कुल वो करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, वो ये कहते हैं कि एक ऐसी स्त्री जो कि मुझसे कम पढ़ी लिखी थी, घरेलू स्त्री थी, एक सनातनी हिंदू परिवार की बहू थी, वह मेरे साथ विदेश आना स्वीकार करती है, वह मेरे साथ रहती है। और जब मैं एक दिन अचानक आके घर कहता हूँ उससे कि कल से तुम मेरी रखैल होगी, तो कस्तूरबा मेरी तरफ आश्चर्य से देखती है और वो कहती है क्यों? क्योंकि यहाँ के कानून में जब तक हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तब तक हमारी शादी को वैध नहीं है, तो कल से आप मेरी पत्नी नहीं हो। तो कस्तूरबा हंसती हैं और इसका पूरा, इस वाक्यांश का पूरा जिक्र गिरिराज किशोर अपनी पुस्तक बा में देते हैं। वो कहती है, वो हंसती है तो कहती है कि करना क्या पड़ेगा? तो गांधी कहते हैं कि जेल जाना पड़ेगा। तो कहती है ठीक है, चले जाएंगे। और दक्षिण अफ्रीका में कस्तूरबा गांधी अपने विवाह के वैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करती हैं और उनके साथ उस देश में जितनी भी भारतीय स्त्रियां हैं सब के सब आंदोलन करती हैं। एक ऐसी पृष्ठभूमि की स्त्री जिसको कि सार्वजनिक जीवन में कभी भी प्रवेश करते हुए और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा गया था, वो ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि महात्मा गांधी उनके साथ थे, वो ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उन्हें लगा कि ये गलत है और ये गलत है तो मुझे इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। और कस्तूरबा के जीवन की यात्रा अफ्रीका से शुरू होती है जहाँ पर वह महिलाओं को संगठित करती हैं, उनसे बातचीत करती हैं और उनको लेकर एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ती हैं जिसका भविष्य तय नहीं है कि वो लोग लड़ाई जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन एक अनजान देश में एक साधारण स्त्री अपने पति के साथ इस नैतिक बल के साथ खड़ी है कि यह जो हो रहा है यह हमारे साथ गलत हो रहा है। तो असत्य के प्रति सत्य के आग्रह के साथ खड़ी होने वाली कस्तूरबा गांधी के जीवन में उनकी छाया नहीं है, बल्कि गांधी के जीवन में उनकी सहयात्री की तरह उभरती हैं। जब वो पहली बार इस बात के लिए साफ मना कर देती हैं, जब गांधी उनको ये कहते हैं कि आपको एक व्यक्ति का जो कि कमोड उसने गंदा छोड़ दिया है और उस कमोड को साफ करके रखना होगा, कस्तूरबा इस बात के लिए मना कर देती हैं कि मैं शौचालय की सफाई नहीं करनी। उसकी बैकग्राउंड ये है कि भाई वह जिस परिवार से आ रही हैं, जिस संस्कार से आ रही हैं, जो चीज़ उन्होंने जीवन में कभी देखा ही नहीं, वो करने के लिए गांधी उन्हें बाध्य करते हैं अपने मूल्य के। और गांधी के अपने मूल्य हैं, जस्टिफाइड मूल्य हैं कि ठीक है इसमें इस काम में कोई बुराई नहीं है और यह श्रम आधारित जो विभाजन है समाज का, उस श्रम आधारित विभाजन के खिलाफ हमको खड़ा होना होगा क्योंकि इसकी वजह से एक जो जाति की व्यवस्था बनती है और जिसमें हम एक व्यक्ति को खुद से गोयम समझते हैं, यह गलत है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने शौचालय की सफाई स्वयं करनी है। मूल्यगत स्तर पर तो ये बात ठीक है, लेकिन इस बात के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को फोर्सफुली राजी करना गांधी की तरफ से उनके द्वारा किया जा रहा हिंसक व्यवहार है, जिसके बारे में पहली बार कस्तूरबा गांधी उनको चेतावनी दी। जब गांधी कस्तूरबा की बांह पकड़ के और घर से बाहर निकालते हैं तो वहाँ दरवाजे पे खड़ी हुई महिला वो कहती हैं उनसे कि निकाल तो रहे हो मुझे, निकाल दो, बस ये सोच लेना कि इस अनजाने पराये देश में मैं जाऊंगी कहाँ और जिन मूल्यों के लिए तुम लड़ रहे हो उन मूल्यों को तुम जवाब दो। यह क्या मेरे साथ की जा रही हिंसा नहीं है जो तुम कर रहे हो? और गांधी को तत्काल अपनी गलती का एहसास होता है कि हाँ ये हिंसा है और वो बात से माफ़ी मांगती है।
बा से माफ़ी मांगते हैं। बा बाकायदा घर के अंदर प्रवेश करती हैं और वो गांधी को एहसास दिलाती हैं कि आप अपने मूल्यों या अपने किसी भी चीज़ के लिए किसी व्यक्ति के साथ जब फोर्सफुल एक्ट करते हैं तो यह हिंसा की श्रेणी में आता है और जो आपके अहिंसा की मूल्य को के विरोधाभासी है। बताइए, कस्तूरबा की प्रेजेंस को हम कह रहे हैं कि वो गांधी की संरक्षण में थी और गांधी इस बात को स्वीकार करती थी कि कस्तूरबा ने सही कहा। हिंदुस्तान आने के बाद जहाँ जहाँ भी आश्रम की स्थापना होती है, चाहे वह साबरमती आश्रम हो, चाहे वह वर्धा का सेवाग्राम आश्रम हो, जहाँ भी गांधी जाते हैं कस्तूरबा उनके साथ जाती है। और कस्तूरबा होम मिनिस्टर की तरह जो आज की भूमिका अमित शाह जी अदा कर रहे हैं, ठीक उसी तरह कस्तूरबा गांधी की होम मिनिस्टर हैं और वो अपने पूरे आश्रम का संचालन, उसका दायित्व, ये सब कुछ कस्तूरबा अपने हाथों में रखती हैं, उसका प्रबंधन अपने हाथों में रखती हैं। किसको क्या भोजन मिलेगा, किसकी क्या आवश्यकता है, ये सब कुछ निर्धारित करती हैं कस्तूरबा। गांधी नहीं करती। गांधी जी उस आश्रम की शुरुआत करते हैं, गांधी जी के प्रभाव में उस आश्रम में लोग आते हैं, रहते हैं, गांधीवादी जीवन शैली का अनुसरण करते हैं, लेकिन उस घर के किचन पर अधिकार कस्तूरबा गांधी का। और इसकी झलक हमको अपनी ही किताब में, जब मैं मीराबेन लिख रही थी ये किताब, उस दौरान एक वाक्यांश मीराबेन की अपनी ऑटोबायोग्राफी से आता है। मीराबेन जब पहली बार हिंदुस्तान आती हैं और हिंदुस्तान आने के बाद जब वो सेवाग्राम आश्रम पहुँचती हैं, गांधी जी से पहली बार मिलती हैं, तो औपचारिक बातचीत के बाद, मुलाकात के बाद वो कहते हैं कि चलो तुम्हें आश्रम घुमाता हूँ, और आश्रम में लेकर वो जाते हैं, सीधे रसोई घर जाते हैं। उनके साथ साथ मैडलिन स्लेड का वो है, मैडलिन स्लेड भी उनके साथ जाती हैं और वहाँ वो जाके परिचय कराते हैं बा से कि ये बा हैं, ये कस्तूरबा हैं, ये मेरी पत्नी है, और उनको ग्रीट करती हैं मैडलिन स्लेड। लेकिन कस्तूरबा जो है वो पूरे समय उनकी ग्रीट को रिस्पॉन्स नहीं करती हैं, पूरे समय उनके पैरों की तरफ देख रही हैं। तो इससे मीराबेन थोड़ी असहज होती हैं और गांधी जी से पूछती हैं कि क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई क्या। तो गांधी जी हंसते हुए कहते हैं कि तुम बा की रसोई में चप्पल पहन के आ गई हो और ये बहुत बड़ा गुनाह है। और वो दौड़ती हुई बाहर जाती हैं, चप्पल खोलती हैं, पैर धोती हैं, और तुम वापस जब रसोई घर में प्रवेश करती हैं तो उनको देख के बा मुस्कुराती हैं और कहती हैं स्वागत है तुम्हारा भारत में। हाँ, ये पहली मुलाकात कस्तूरबा के साथ मीराबेन की है। और इस तरह के कई वाक्यांश, कई घटनाएं हमारे सामने कस्तूरबा को लेकर हैं, जहाँ पर वह अपनी सशक्त उपस्थिति को दर्ज करती है, खासतौर पर वहाँ राजनीतिक तौर पर, जहाँ गांधी जब जेल में होते हैं और आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई भी नहीं है, उस दौरान कस्तूरबा गांधी उस आंदोलन का नेतृत्व करती है और उस नेतृत्व को बहुत भली भांति, बहुत दृढ़तापूर्वक वो सार्वजनिक जीवन में आती हैं और उनके जगह पर, महात्मा गांधी की जगह पर उनकी जगह लेती हैं। और सिर्फ सार्वजनिक जीवन में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महात्मा गांधी और कस्तूरबा के जो संबंध हैं, उन संबंधों पर जब हम चर्चा करते हैं या उन संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ मैं गांधी की को विचार के रूप में नहीं बल्कि व्यक्ति के रूप में व्याख्यायित जब करूँगी, तो अंततः अपनी निजी दुनिया में गांधी एक पति ही है और गांधी के पति के रूप में कस्तूरबा से जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के प्रति कस्तूरबा की जो प्रतिक्रिया है या कस्तूरबा उसको कैसे लेती हैं, वहाँ पर कस्तूरबा के व्यक्तित्व की असली बात है। जो वो कहती हैं कि मेरे बच्चों के साथ आपका जो व्यवहार है, उस व्यवहार के लिए वो पूरे समय, अंतिम समय तक वो हरिलाल के साथ खड़ी है। हरिलाल जब उनसे ट्रेन में मिलने के लिए आते हैं और एक सेब या अमरूद, कोई फल है उनके हाथ में, और वो अपनी माँ को थमाते हैं, तो वो कहती हैं कि बापू के लिए क्यों नहीं लाए। तो वो कहते हैं बापू को इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत तुमको ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि तुम जिंदा हो तभी ये जिंदा रहेंगे, है ना। तो तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है, उस शक्ति को बापू को ट्रांसफर होती है, वो शक्ति तुम असल शक्ति। गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि कस्तूरबा मेरे जीवन में स्काई लार्क की तरह है, मैं कहीं भी जाऊं अंततः उस स्काई लार्क के पास मुझे लौट के आना होता है क्योंकि वह मुझे ताकत देती है। कस्तूरबा हर उस व्यवस्था के प्रति, गांधी के हर उस मूल्य के प्रतिकार में खड़ी होती हैं जो उन्हें गांधी द्वारा औरों पर आरोपित अवधारणा के रूप में दिखती है। खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए वह उसी सेवाग्राम आश्रम में अलग मांसाहारी भोजन की व्यवस्था करती हैं, जबकि उस आश्रम में मांसाहार वर्जित है। वो कहती हैं कि मांसाहार दरअसल पठानों के भोजन व्यवहार का हिस्सा है, और अगर आप सहिष्णुता की बात करते हैं, आप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करते हैं, तो हमको अपने भोजन शैली में भी इस सहिष्णुता को लाना होगा। और खान अब्दुल गफ्फार खान को वह मांसाहार प्रोवाइड किया।
आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब वैश्यावृत्ति में जो लिप्त महिलाएं हैं वह बापू से आग्रह करती हैं कि हम भी इस आज़ादी का आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, उस दौरान गांधी उनको साफ मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, आपको इस पवित्र आंदोलन में प्रवेश की अनुमति नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप समाज से बुराइयां, अच्छाइयां जो है वो चुराती हैं, आपके कारण समाज प्रदूषित होता है और आपकी जो कमाई है वह प्रदूषण की कमाई है। तो आप इस स्वतंत्रता आंदोलन में तभी पार्टिसिपेट कर सकती हैं जबकि आप इस काम को छोड़ दें और सूत काटकर, चरखा चलाकर, श्रम साध्य कार्य करके जब आप पैसे एकत्र करेंगी और जब आप उसे चंदे के रूप में देंगी तभी आपकी आज़ादी के आंदोलन में सहभागिता होगी और तभी हम आपके पैसे को स्वीकार करेंगे। और इस बात पर चर्चा रखने के लिए एक बार गांधी वैश्याओं के पूरे समूह को सेवाग्राम आश्रम में आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, मैं आपके साथ बात करूँ। और आमंत्रण के बाद गांधी उनको कहते हैं कि कृपया आप अपने टिफिन जो है वह लेकर आएं, आप अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। और वो सारी महिलाएं अपना भोजन लेकर आती हैं। सेवाग्राम आश्रम में वो महिलाएं अपना भोजन का डब्बा खोलने जा रही हैं, तभी उनकी नज़र कस्तूरबा पर पड़ती है। कस्तूरबा अपने किचन से उन्हें देख रही है। उन्हें लगता है कि कोई समूह आया हुआ है जो बापू से मिलने आया है और वो भोजन की व्यवस्था कर रही होती है। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो महिलाएं अपना डब्बा खोल रही हैं तो वो बापू के पास जाती हैं और वो कहती हैं कि आपने इनको अपना भोजन लेने के लिए क्यों कहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो आश्रम में सभी को हम भोजन देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनको भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत वो हेय दृष्टि से ये बात कहते हैं कि उनको भोजन देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना भोजन लेके आएंगे। कस्तूरबा इस बात का प्रतिकार करती है। वो कहती हैं कि एक सामान्य नागरिक की तरह यह महिलाएं हमारी मेहमान हैं और जब वह मेरे प्रांगण में हैं, मेरे रसोई की व्यवस्था का हिस्सा है, तब वह अपना भोजन नहीं करेंगी। मैं उनको अपना भोजन कराऊंगी और वह हमारे लिए उतनी ही सम्मान के लायक हैं जितना कि हमारे बाकी के कांग्रेसी नेता है। और बाकायदा उनको सम्मानजनक तरीके से कस्तूरबा अपने रसोई में प्रवेश देती हैं, उनको भोजन कराती हैं और गांधी को उनके द्वारा किए गए व्यवहार के लिए लज्जित करती हैं। और ऐसा एक बार नहीं, न जाने कितनी बार होता है जब कस्तूरबा गांधी के मूल्यों और सिद्धांतों पर प्रश्न खड़े करती हैं, उनसे बात करती हैं। उन दोनों के बीच एक संवाद होता है, कई बार उसकी तलखी भी होती है। कई बार अपने स्पेस को लेकर कस्तूरबा जो है वो क्लेम करती हैं कि आप मेरा स्पेस किसी और को नहीं दे सकते। मीराबेन जब सेवाग्राम आश्रम में रहने के लिए आ जाती हैं, उसके साबरमती आश्रम में जब रहने के लिए आती हैं, उसके पहले बापू के पैर में तेल लगाने का और सिर में तेल लगाने का काम कस्तूरबा गांधी का है और वो नियमित तौर पर ये करती हैं। प्रत्येक रात को मीराबेन की कोशिश करती है कि गांधी के साथ उतना समय मिल जाए मुझे बिताने को, इसलिए वो इस बात का आग्रह करती है कि मुझे भी बापू का सेवा का मौका मिलना चाहिए। और कस्तूरबा जो कि अंग्रेजी भाषा नहीं जानती है, लेकिन वह मीराबेन को अपनी पूरी भाव भंगिमा से ये बात बता देती है कि ये आपका क्षेत्र नहीं है, कृपया आप यहाँ प्रवेश न करें, आपका क्षेत्र यहाँ से बाहर। और मैं महात्मा गांधी की पत्नी हूँ, इस नाते मेरा उनके ऊपर जो अधिकार है उसे आप क्लेम करने की कोशिश न करें। और ये कई बार हो करती है। जब जब उन्हें महसूस होता है कि उनके अधिकार, उनके बच्चों के साथ किसी तरह की कोई हिंसा हो रही है, वो तत्काल एक माँ की तरह, एक पत्नी के रूप में अपने अधिकारों को क्लेम करती है। तो उनके व्यक्तित्व का यह जो नैतिक पहलू है, उनके व्यक्तित्व की यह जो दृढ़ता है, उससे कई बार गांधी पराजित हुए। और इसीलिए गांधी और मीराबेन के बीच का जो पति पत्नी का रिश्ता है वो उतना अच्छा नहीं था। जो आमतौर पर पति और पत्नी के बीच का हार्मोनियस रिश्ता होता है वह कस्तूरबा और गांधी के संबंधों में आपको कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अंततः न तो वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, न तो एक दूसरे से वैचारिक तौर पर कई बार बहुत सहमत होते हैं, लेकिन गांधी हर बार कस्तूरबा के विचारों के आगे नतमस्तक होते हैं। कस्तूरबा हर बार गांधी के द्वारा किए गए काम को बाद में समझती हैं और वो कहती है कि नहीं, तुम ठीक कह रहे थे, उस समय जो तुम्हारी बात थी वो उसमें मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ में आ रही है कि अगर तुम उस वक्त वो काम न कर रहे होते तो शायद कुछ गलत हो जाए। तो दोनों एक दूसरे को समझते, समझाते, मतांतरों के साथ अंततः जीवन की जो यात्रा है वो आगा खां पैलेस में खत्म करते हैं और कस्तूरबा के साथ पूरा समय गांधी वहाँ बिताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास मैं पूरी जिंदगी कस्तूरबा को नहीं दे पाया, क्योंकि गांधी के अपने आंदोलन में और गांधी के साथ काम करने में कस्तूरबा खुद भी गांधी के साथ नहीं दे पाया। लेकिन मृत्यु के समय का पूरा वृतांत, जिसे गिरिराज किशोर जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उसके अंतिम के 4-5 पृष्ठ हम सबको जरूर पढ़ने चाहिए। जब कस्तूरबा की मृत्यु के बाद गांधी उनके पार्थिव शरीर के पास बैठकर जो स्वीकारोक्ति करते हैं, मेरे पास संजोग से वो किताब नहीं है, नहीं तो मैं उस किताब का पाठ करके आपको सुनाती कि इतनी सुंदर अभिव्यक्ति, इतनी सुंदर स्वीकारोक्ति
एक पति के रूप में या एक गांधीवादी दर्शन के वैचारिक यात्री के रूप में जब एक यात्री अपनी यात्रा खत्म कर चुका है, दूसरे यात्री का उस यात्री के साथ संवाद, और वो कहते क्या है कि कस्तूरबा तुम मेरे लिए कभी मरी ही नहीं, तुम कभी इस दुनिया को छोड़ के जा ही नहीं सकती हो, क्योंकि अंततः तुम्हारी जो शक्ति है वो मुझमें विलीन है। तो आगे की जो आंदोलन का जो पूरा सफर है वह तुम्हारी शक्ति अपने अंदर समाहित करके और फिर मैं उस स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ूंगा, और मेरा खुद का ही व्यक्तित्व जो है वह दो लोगों से मिल के बन गया, और मैं बा और बापू अब दोनों ही व्यक्तित्वों के साथ हूँ। और इस लड़ाई में तुम मुझे छोड़कर नहीं गई हो, बल्कि इस लड़ाई में तुम मेरे साथ, और शरीर ही सही लेकिन तुम मेरे साथ शामिल हो। और किस तरह कस्तूरबा की यात्रा 1944 में खत्म होती है उनके साथ अगस्ता पैलेस पे, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बा और बापू के बीच का जो रिश्ता था उसने सिर्फ बा और बापू के संबंधों को परिभाषित नहीं किया, बल्कि बापू की महिलाओं के प्रति जो दृष्टि थी, बापू ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान महिलाओं को जिस तरह से सम्मानजनक दर्जा, समानता का दर्जा, उनके अधिकारों के लिए जिस तरह की लड़ाई करी, उनके लिए जिस तरह की सार्वजनिक दुनिया में जिस तरह के अवसर उत्पन्न किए, उन सब का सारी चीज़ों का श्रेय मैं व्यक्तिगत तौर पे कस्तूरबा गांधी को देती हूँ। अगर कस्तूरबा गांधी ना होती उनकी जिंदगी में तो शायद बापू स्त्री प्रश्नों पर उस तरह नहीं सोच पाते जिस तरह बापू सोच पाते। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ स्थगित करती हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो सदा आमंत्रित हैं, मैं कोशिश करूँगी कि इसके जवाब में दे सकूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने विस्तार से बाघ के बारे में बातें रखी है। और प्रश्नकाल का समय है और पहले भी निर्धारित था कि वक्तव्य के बाद जिनको भी कुछ सवाल मन में उत्पन्न हो वो सवाल रख सकते हैं। ये सवाल जवाब का सेशन होगा। आप सब लोगों से निवेदन है जिनके मन में भी कोई प्रश्न हो आज के वक्तव्य से संबंधित, आप सवाल कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है जी। मेरा एक सवाल है कि कस्तूरबा पात्र बन जाती, क्योंकि यह दौर 10 वर्ष 15 वर्षों का दौर जो है, पहले भी आक्रमण गांधी पर हुए, आज भी आक्रमण हो रहे हैं, लेकिन आक्रमण की तीव्रता बढ़ गई है और वह आलोचना से हटके निंदा के स्वरूप में आ गई। एक तोफैल चतुर्वेदी हमको बार बार याद आते हैं, क्यों पता नहीं, उनको क्यों महान बनाने पर मैं खुला हूँ। तोफैल चतुर्वेदी जयपुर डायलॉग में कहते हैं कि गांधी का ब्रह्मचर्य और कुछ नहीं बल्कि स्त्रियों के साथ संबंधों का एक रोमांचक कथा उनको दिख जाती है। तो इस तरह के प्रयास जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो है वह बा पर किताब लिख देने या बा पर जो भी किताबें आई हैं, इस दृष्टि से कि महिला संबंधों की दृष्टि से आपने कहा कि प्रस्थान बिंदु है, क्योंकि महिला स्त्री प्रश्नों का उदय या स्त्री चेतना के उदय में के विकास में वो प्रस्थान बिंदु है। तो ऐसा करिश्माई नेतृत्व, क्योंकि गांधी ने भी एक बार कहा कि वह जैसे जैसे पश्चिमी सभ्यता की आलोचना करते जाते हैं, पश्चिम के प्रशंसकों की संख्या में उनकी वृद्धि होती चली जा रही है। तो उसी से प्रभावित होकर कुमारी स्लेड आई और भी अमेरिका के 5 पत्रकार हुए, विंसेंट सिंह तक अंतिम हुए। तो यह जो, लेकिन इस तरह की जो छवि गढ़ी जा रही है या किसी भी नेतृत्व के पीछे जो कुकृत पैदा किया जा रहा है, उसमें जो स्याही पोती जा रही है, इसमें एकेडमिशियन का खास करके स्त्रीवादी चिंतकों को उनके ब्रह्मचर्य की दृष्टि का खुलासा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिशा में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, सीमा है और कई लड़कियां जुड़ी हुई हैं, उनको उत्प्रेरित करने की जरूरत है कि इन प्रश्नों के साथ जूझ सकें। तो इसको किस तरह से आप देखती हैं? सर, मुझे लगता है कि गांधी जी के बारे में इस तरह की जो जिसको कहेंगे कि बहुत ही बिलो एवरेज, मैं तो इसे यही मानती हूँ कि
गांधी जैसे व्यक्ति के बारे में जब हम इस तरह की टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही कहा कि जब आप व्यक्ति के रूप में उनका मूल्यांकन करेंगे तो उनकी आलोचना के कई बिंदु होते हैं। मैं अगले 1 घंटे में गांधी की ठीक से आलोचना कर सकती हूँ और इतनी आलोचना करूंगी जिसका तर्क नहीं ढूंढा जा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन जिन कसौटियों पे हम कर रहे हैं, जिनके व्यक्तित्व की कालिमा पोतने की कोशिश, चाहे वह कस्तूरबा के साथ उनके संबंध हो या उनके जीवन में जितनी भी स्त्रियां थी उन सभी के साथ। मीराबेन पे जब मैं लिख रही थी इस दौरान मैं कई बार मैंने सोचा कि मैं मीराबेन पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मीराबेन पे जितनी भी राइटिंग्स अवेलेबल थी उसमें कोई राइटिंग मुझे ऐसी नहीं मिल रही थी जो मीराबेन के साथ न्याय कर रही है कि कोई एक ऐसी स्त्री है जो गांधीवादी मूल्यों से प्रभावित होकर हिंदुस्तान आ रही है। और ब्रिटेन में, स्कॉटलैंड में मीरा की सिचुएशन बिल्कुल उतनी ही थी। उनकी जो वर्गीय पोजीशन थी वह सरोजनी नायडू की तरह थी। हमारे देश में सरोजनी नायडू की जो अपनी पोजीशन है, सेम पोजीशन में मीराबेन, वो एक नेवल ऑफिसर की बेटी थी और बहुत संभ्रांत परिवार की लड़की थी जिन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि दुख किसको कहते हैं। वो महिला सिर्फ गांधी के आकर्षण में हिंदुस्तान नहीं आई थी, वो महिला गांधीवादी मूल्यों के आकर्षण में हिंदुस्तान आई थी। और पूरे मीराबेन की जो यात्रा है, आप उनकी यात्रा देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह ब्रिटिश अधिकारियों से मीराबेन असर्ट करती हैं कि आप अगर आज़ादी नहीं देंगे हिंदुस्तान को तो अभी आप समझ नहीं रहे कि हिंदुस्तान की जनता और उसकी तासीर किस तरह बदल रही है। वो लिलिथ रो के साथ जो आर्ग्यूमेंट करती हैं, वो इरविन के साथ जिस तरह के आर्ग्यूमेंट करती हैं, वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान जाके भारत की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जिस तरह अपनी बात रखती हैं, वो सिर्फ ऐसा थोड़ी ना था कि वो गांधी के साथ थी इसलिए। हाँ, या अगर हम जो हमारी एनी बेसेंट है उनके बारे में भी, अब तमाम गांधी के जितने भी वेमेन डिसेपल्स हैं, डिसेपल्स उनको कहा जाता है, जबकि वो डिसेपल्स नहीं थी, वो सब की सब सहयात्री थी। लेकिन जब भी हम गांधी का किसी स्त्री के साथ संबंध को लेकर विवेचना देने लगते हैं तो उसे बहुत ही चटपटे तरीके से लेते हैं, बहुत ही, चाहे वह सुधीर पचौरी हो, चाहे मीरा और महात्मा लिखने वाले सुधीर कक्कड़ हो, कोई भी, हाँ, उसमें कितना मसाला हम लगा सकते हैं। अरे भाई, गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, आपकी और मेरी तरह नहीं थे, बल्कि गांधी अपने आप में जो व्यक्तित्व थे उस व्यक्तित्व में कई पुरुष थे जो गांधी के साथ थे। अब गांधी के पुरुषों के साथ के संबंधों को भी हवाला देकर लोग कहते हैं कि गांधी जो थे वो होमोसेक्सुअल थे। हाँ, तो उनका स्त्रियों के साथ ही संबंध नहीं था, बहुत सारे पुरुषों के साथ भी उनका संबंध था। और पता नहीं कहाँ कहाँ से एविडेंस में जुटा कर ले आते हैं कि गांधी जी जो थे उनके यौनिकता संबंधी जो प्रयोग थे उसमें गांधी अच्छे व्यक्ति नहीं थे। चारित्रिक तौर पर गांधी वहाँ नहीं खड़े होते हैं जहाँ उनको बापू कहा जाना चाहिए। तो यह एक खास किस्म के षड्यंत्र का हिस्सा है, खास किस्म से किसी व्यक्ति के को प्रदूषित करने का मामला है। और मुझे लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। गांधी के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना और ये टिप्पणियां रुकेंगी, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वह एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। जरूरी ये है कि गांधी के बारे में स्वस्थ छवि, गांधी के बारे में चिंतन, गांधी के बारे में विचार विमर्श और गांधी के स्त्रियों के साथ जो संबंध है वो उन पर जब तक बढ़िया और संतुलित लेखन नहीं होगा, गांधी के को विचार के रूप में समझते हुए जब तक हम उनका स्त्रियों के साथ या पूरे समाज के साथ जो रिश्ता था, जब तक हम उसे ठीक से नहीं व्याख्यायित करेंगे, वो तब तक हम कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। और वो तभी संभव है जब नारीवादी लेखन हो, क्योंकि एक स्त्री ही बेहतर तरीके से स्त्रियों के साथ गांधी के संबंधों की व्याख्या कर पाएगी कि गांधी के संबंध उस स्त्री के साथ क्या थे। मीराबेन पर लिखते हुए मैंने ये महसूस किया और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे भी गांधी की जितनी भी महिला वो थी, डिसेपल्स थी, उन सब पे एक एक हिस्सा लिखती जाऊँ और ये बताती जाऊँ कि मीराबेन को आपने जो समझा था, मीराबेन वो नहीं थी। अगर मीराबेन वो होती तो गांधी की मृत्यु के बाद वो जवाहरलाल नेहरू से ये संवाद नहीं करती कि जिस हिंदुस्तान का सपना गांधी ने देखा था वो हिंदुस्तान कहाँ है। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर बाकायदा डिमोरलाइज करती हैं कि आपको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था ये सोच के कि हिंद स्वराज का जो सपना है उसे आप पूरा करेंगे, लेकिन आप जिस सपने की तरफ बढ़ रहे हैं वह सपना विकास का सपना है, वह सपना उस तरह का पतन का सपना है जिसमें हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। और आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी मिस्टर नेहरू। और मिस्टर नेहरू उनको रिस्पॉन्स करते हैं कि मीराबेन आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। हाँ, तो एक महिला जो पॉलिटिकली इतनी एक्टिव है, इतना सोच रही है और हिंदुस्तान की एक तस्वीर एक ब्रिटिश महिला बना रही है, उस तस्वीर के आधार पर जो उसने गांधी के साथ देखी थी, तो सिर्फ हम उनके संबंधों पर आकर सीमित हो जाएं कि मीरा के साथ गांधी का क्या रिश्ता था और उनसे बात कितना जलती थी, तो शायद गांधी का भी हम ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे और मीराबेन का तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे।
तो मुझे लगता है सर कि ये ज़रूरी है कि स्वस्थ अकादमिक बातचीत और स्वस्थ अकादमिक तरीके से गांधी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तभी हम इस तरह के लांछनों, इस तरह के अप्रत्याशित की जो व्याख्याएं हैं उन व्याख्याओं से हम उबर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और कोई प्रश्न है किन्हीं का? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके द्वारा आज हम जाने कि गांधी को महान बनाने में कस्तूरबा का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन वैश्विक स्तर पर और हमारे इतिहास में, साहित्य में और सरकारी स्तर पर हम कस्तूरबा गांधी की अनदेखी देखते हैं। तो क्या इसका कारण प्रत्यक्ष सत्तात्मक जो व्यवस्था है वह है या कोई अन्य कारण है? बिल्कुल, हमारी जो पृथ्वी सत्तात्मक मेंटलिटी है ना, वो कभी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी कि किसी पुरुष को गढ़ने में किसी महिला की कितनी बड़ी भूमिका होती है। और इसी वजह से कस्तूरबा या कस्तूरबा जैसी असंख्य स्त्रियां उपेक्षा की शिकार हैं, क्योंकि उनका इतिहास लेखन हुआ ही नहीं। हमने तो हिस्ट्री पढ़ा, HISTORY, ही स्टोरी, नॉट शी स्टोरी। जिस दिन सी स्टोरी लिखा जाने लगेगा उस दिन हम कस्तूरबा जैसी स्त्रियों के व्यक्तित्व और उनका जो योगदान था आज़ादी के आंदोलन में उसको समझ पाएंगे। और जब तक वो नहीं होगा, जब तक हम नारीवादी दृष्टि से, एक जेंडर संवेदनशील दृष्टि से महिलाओं के संबंध में इतिहास लेखन नहीं करेंगे, तब तक हम हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे, जिसमें हम आदि मानव का इतिहास तो पढ़ेंगे और हम ये कहेंगे कि आदि मानव ने पूरी दुनिया को रचा, इस युग में आदि मानव ने ये करना सीखा, इस युग में उसने आग जलाना सीख लिया, उस युग में वो पशुपालन कर रहा था, इस युग में उसने बर्तन जलाना सीख लिया। पूरा पाषाण युग से लेकर नव पाषाण युग से लेकर आदि युग, आधुनिक युग तक पूरा का पूरा इतिहास तो पुरुषों का इतिहास है, मानवों का इतिहास है। हाँ, वो आदि मानव अपने प्रारंभिक अवस्था में शिकार करता था, उसने घर बनाना सीखा, उसने जंगलों जानवरों को पालतू बनाना सीखा, उसने शिकार करना सीखा, उसने सीखा। तो महिला क्या कर रही थी? जिस वक्त पुरुष शिकार कर रहा था, इस बात को जानने के लिए आपको एंगल्स की किताब द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट पढ़ना चाहिए, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि इतिहास, माँ बनना स्त्रियों की ऐतिहासिक हार थी। जिस दिन स्त्रियां माँ बन गई उस दिन वो इतिहास से गायब हो गई। इसलिए क्योंकि जब आदि मानव और आदि मानवी ने अपनी इतिहास यात्रा शुरू की थी, उस समय वह स्त्री और पुरुष नहीं थे और न ही लिंग आधारित भूमिकाएं जो थी वो बटी हुई थी, वो तो दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। पहली बार उस यात्रा में रुकावट तब आती है जब स्त्री गर्भवती होती है, जब वह पुरुषों की तरह शिकार नहीं कर पाती है, जब वह पेड़ों पे नहीं चढ़ पाती है, जब वह दूर तक भाग नहीं सकती है, तो स्त्री और पुरुष के बीच बहुत प्रेमपूर्ण समझौता हुआ कि तुम यहीं रुको और मैं शिकार करके लाता हूँ, और जब शिकार करके लाएंगे तो हम रात में साथ में खाएंगे। और वह स्त्री वहीं रुकती है और पुरुष जो है वह शिकार करके लाता है। लेकिन जितनी देर वो स्त्री वहाँ रुकती है वो वहाँ बैठी नहीं रहती है, बल्कि वह कंदमूल इकट्ठा कर रही है, वह अपने बैठने की रिहायश बना रही है, उस बसाहट की तलाश करती है स्त्री, एक छोटा सा घर बनाती है स्त्री। हाँ, जो आज भी हमारे समाज में औरतें करती हैं, घर बनाने का काम औरतें करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिन घर में घर घुस करेगा। तो घर तो हमेशा से औरतों ने बनाया, पुरुषों ने आके उसमें बस रहना शुरू किया। तो जब वो घर बना रही थी, जब वो कंदमूल इकट्ठे कर रही थी, जब अपनी संग्राहक भूमिकाओं का निर्वहन कर रही थी, तब इतिहास शिकारी दृष्टि से क्यों लिखा गया? हिस्ट्री इज रिटन अबाउट द हंटर अप्रोच, नॉट अबाउट द गैदरर अप्रोच। अगर हंटर और गैदरर दोनों अप्रोच से इतिहास को देखा गया होता तो उसमें महिलाओं की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसका इतिहास भी हम सब ने बचपन से पढ़ा होता, लेकिन हमने नहीं पढ़ा। हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ आदि मानव का इतिहास पढ़ा। उस आदि मानव ने दुनिया के सारे कारनामे आदि मानव ने कर दिए। हाँ, और मानविया जो थी, अगर बहुत मोटे शब्दों में कहूँ तो पूरे समय बैठ के मजे से खा रही थी सीमा जी, वो तो कुछ कर नहीं रही थी। हाँ, तो यह जो कुछ नहीं करती कि आखिर तुम करती क्या हो? पूरे दिन ऑफिस से काम करके मैं आता हूँ, घर में तुम आखिर करती क्या हो? ये आखिर तुम करती क्या हो का डिस्कोर्स सदियों पुराना है, क्योंकि हमने वो करती क्या है इसका दस्तावेजीकरण या इसका इतिहास लेखन किया है। इसलिए आज भी हम अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को बहुत धड़ल्ले से कर देते हैं, अरे करती क्या हो जी तुम, दिन भर घर में बैठ कर टीवी देखती हो। हाँ, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं और जब आप घर वापस आते हैं, उस दौरान वह जो व्यवस्थित घर, वह स्वादिष्ट भोजन, वह आपके कपड़े की इस्त्री, आपके बच्चों की देखभाल, हाँ, रात में आपके साथ आपके बैठ के प्रेमपूर्ण बातें करने का काम स्त्री करती है।
और स्त्री 24 घंटे काम करती है। आप तो सिर्फ 24 घंटे में इसमें गलत दिन भर में 6 घंटे ऑफिस में गुजारते हैं, लेकिन स्त्री के पास सुबह से लेकर रात तक, मैं तो खुद स्त्रीवादी हूँ, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात के 11 बजे सोती हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर यह जो सशक्तिकरण का बस्ता मैंने अपने कंधे पर लाद रखा है, एक एम्पावर स्त्री का, एक फेमिनिस्ट स्त्री है का, मेरे पास अभी वह है। सारे बस्ते मुझे घर के काम से मुक्ति नहीं दिलाते हैं। सब बातें अपनी जगह, बहुत बौद्धिक विमर्श अपनी जगह, बहुत बड़ी विदुषी होंगी आप अपनी जगह, बड़ी किताबें भी लिखती हैं आप अपनी जगह, लेकिन घर का नाश्ता खाना, बच्चे की देखभाल, उसका एग्जाम है तो आपको चाइल्ड केयर लीव लेके रुक के बच्चे को एग्जाम दिलाना, और घर की सारी जिम्मेवारी अंततः आपकी। और इसके बाद आपको ये ना सशक्त, कौन मना कर रहा है? आपके सशक्त होने से थोड़ा आर्थिक लाभ ही हो रहा है हम लोगों को। तो स्त्रियां अंततः कभी सशक्त हुई नहीं है, ये सब केवल मिथ्या है, क्योंकि सशक्त स्त्री उस घर में बैठी हुई स्त्री की अपेक्षा ज्यादा सोचती है, क्योंकि घर में बैठी हुई स्त्रियों के पास थोड़ा लेजर पीरियड तो है कि थोड़ा, अगर पति ऑफिस चले गए और बच्चे स्कूल चले गए तो 2 घंटा बैठ के आराम कर लिया, फिर उठे और काम किया। लेकिन जो काम करने वाली महिला है, वो जब सैटरडे संडे के दिन घर पे होती है तो उसको पता है कि यही 2 दिन है जिसमें उसको घर की व्यवस्था ठीक करनी है, तो वह घर की व्यवस्था ठीक करने में लगी रहती है, तो उसके लिए तो आराम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भाई साहब, इस तरह के एम्पावरमेंट का हमको करना क्या है, बताइए क्या फायदा है? यह तो आज की बात है, लेकिन देशराज, जिस इतिहास को देशराज ने पढ़ा है, हाँ। वह इतिहास तो 1-2% का भी नहीं है। हाँ। नहीं, आज राजा का इतिहास है, वर्तमान राजा में का जो है, स्थिति है सर, ना उसमें कोई प्रजा है, हंटर है, या उस पर आदेश चलाने वाला राजा है। इस दोनों के अलावा किसी का इतिहास नहीं है। किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है, महिलाओं का नहीं है, दलितों का नहीं है, शूद्रों का नहीं है। इतिहास में उसका स्थान ही नहीं है। तो वही हाशियाकरण जो है, इतिहास के हाशियाकरण में इन सबको डाल दिया गया है। इसलिए देशराज का प्रश्न यह है कि इतिहास को बदल डालो। हाँ, इतिहास को तो बदलना ही, इतिहास को बदलना सर इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास की वजह से हमारा वर्तमान भी प्रभावित हो रहा है ना। अगर इतिहास हाँ, में लिखा लेकिन क्या होता तो इतिहास महिलाओं को कोई इतिहास बदलते बदलते कहीं मनु का इतिहास नहीं ले आई। सर, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है ना, लेकिन एक एकेडमिक अध्येता के रूप में हम कोशिश ये जरूर कर सकते हैं कि जो इतिहास अब तक लिखा गया, उस इतिहास में जिनकी अनुपस्थिति रही, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे वह दलित समाज हो, चाहे वह आदिवासी समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, जिसने भी अकादमिक उपेक्षा का दंश झेला, उसे अकादमिक तौर पर प्रतिष्ठित करना हम अध्येताओं की जिम्मेवारी, और उसके प्रति सेंसिटिव रवैया अगर हम अपना लेते हैं, एटलीस्ट इतिहास को देखने की दृष्टि भी अगर हमारी सेंसिटिव हो जाती है, तब भी हमने बहुत अचीव कर लिया, क्योंकि सब कुछ हम ही कर ले ये संभव नहीं है ना सर। हमारी अपनी प्रस्तुति में, हमारी अपनी भाषा में, हमारे अपने इमेजिनेशन में हम बात को कैसे देखते हैं, हम अपने इमेजिनेशन में आज की वर्तमान महिलाओं को कैसे देखते हैं, हम इस एम्पावरमेंट के इस पूरे नारे के अंदर जो स्त्री सफर कर रही है उसको हम कैसे देखते हैं, अगर उसके प्रति भी एक सेंसिटिव दृष्टि हम ले आते हैं, तो कस्तूरबा का जो सपना था स्त्रियों को स्वतंत्र कराने का, एक कदम हम भी उसमें चल ही लेंगे किसी न किसी तरह। और कोई प्रश्न हो अगर, या कोई आपत्ति हो? 10 मिनट है। चलिए, और मौका है किन्हीं को प्रश्न पूछने का, पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं मान के चल रही हूँ अगर प्रश्न नहीं है, इट मींस कि आप सब लोग सहमत हैं मेरी बात से। चलिए, धन्यवाद मैम, आपने सभी को जोड़ा और वर्तमान की बातों को रखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सीमा जी, धन्यवाद। तो सर से निवेदन करते हैं कि ये वेबिनार समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति की घोषणा अगर सर ही करें तो अच्छा रहेगा। नहीं, संचालक आप हैं, देशराज हैं, आप लोग इसको समराइज करके कर दीजिए, इसमें कोई अध्यक्षता नहीं होगी। चलिए, धन्यवाद सर।
सुप्रिया जी को मैंने पहली बार सुना, और हम में से प्रत्येक व्यक्ति, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुप्रिया जी को पहली बार सुना होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गांधी विचार के शोध छात्र और गांधी विचार के करंट ईयर के छात्र भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, शिक्षक भी जुड़े हुए हैं, और आपने विस्तार से बा की जो उपस्थिति होनी चाहिए और बा की जो उपस्थिति थी गांधी जी के सारे व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ, उसको विस्तार से आपने रखी है। और इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह के जो आयोजन हैं, इससे उस व्यक्तित्व के प्रति लोगों का आकर्षण और लोगों के अंदर उसकी जानकारी बढ़ती है, जो कहीं न कहीं जैसे आपने इतिहास की बात की थी, आगे चल के इतिहास में वो दर्ज हो जाए या छूट जाए, तो इस तरह की बातें आज बाप के स्मृति दिवस के अवसर पर उनके व्यक्तित्व कृतित्व और उनका जो गांधी जी के साथ सहयोग रहा है, उस पर आपने विस्तार से बातें रखी है। और वह जो संदर्भ रहा है गांधी के और बा का जो संदर्भ रहा है, गांधी विचार के अध्येता के रूप में हम लोग भी उसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को भी महसूस होता है कि रियल में अगर बा का सहयोग उस तरह से नहीं मिला होता, दक्षिण अफ्रीका से ही मैं ये देखता हूँ कि उस उम्र में बा ने कमान संभाल ली थी, और जिसकी कल्पना शायद लोग नहीं कर सकते हैं कि बा इस तरह की बातें दक्षिण अफ्रीका में कर सकती हों, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने वहां नेतृत्व किया सत्याग्रह के आंदोलन का। वहीं से बा की जो काबिलियत है, बा के अंदर जो क्षमता थी, और जो एक स्त्री के अंदर क्षमता का जो आभास होता है, वह उन्होंने बखूबी उसे निभाया भी और रखा भी। आपने भी उस बात को रखी है बा के संदर्भ में, तो बहुत अच्छा लगा। फिर आगे भी हम लोग मिलेंगे, और मनोज सर तो लगातार इस तरह की बातें करने के हमको लगता है कि अब इनको आदत हो जाएगी, और इस पर बात होनी भी चाहिए, और हम लोगों को भी बार बार मौका लगेगा कि आप लोगों को सुनते रहें। और मनोज सर के साथ हम लगातार जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है, और हमारे गुरुजन हैं। तो यहाँ के जितने भी छात्र हैं, सर के साथ उसी तरह का सबका जुड़ाव है, और आपके साथ तो सर ने वहाँ काम भी किया है, तो आपको भी विशेष अनुभव होगा। तो पुनः इस तरह का कार्यक्रम हो, इसी आशा के साथ आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सबको, धन्यवाद मुख्य वक्ता सहित संचालक और सभी श्रोताओं को।